हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम फिर से एक और नई मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसे शायद अभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, और इसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ रूइंस। और मुझे उम्मीद है कि ये मानवा आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है रूइन क्राफ्ट एक सीक्रेट पावर जो कि मानव जाति के शुरुआत से ही एग्जिस्ट करती है, और बस कुछ चुने हुए लोग ही इस रूइन क्राफ्ट के साथ जन्म लेते हैं जिन्होंने इस अलौकिक शक्ति के साथ प्रकृति के ऑर्डर को चुनौती दी और सभी चीजों पर एक लीडर की तरह राज किया। इनके शासन काल में एंशिएंट लोगों ने रूइन क्राफ्ट को एक गॉड की ब्लेसिंग की तरह माना और उसकी प्रशंसा की, लेकिन इन काउंटलेस र्यून में से एक ऐसा र्यून भी था जिसे लोगों ने कर्स की तरह माना और उसकी निंदा की, जिसका नाम था असुरा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल था, जिसके बॉडी पर वही असुरा र्यून बनी हुई थी और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था जो कि उसका पीछा करते हुए बोल रहे थे, हे कमीने वहीं पर रुक जा। और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। तभी उनमें से एक बंदा उन्हें रोकते हुए बोलता है, नहीं उसे जाने दो। फिर वो उस बंदे से चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी अपना चेहरा यहाँ मत दिखाना। तो वो बंदा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और कुछ दूर जाने के बाद गिर जाता है। तभी नरेटिंग वॉइस फिर से हमें बताती है, एंशिएंट टाइम से जिन लोगों ने भी इस र्यून के साथ जन्म लिया है वो हमेशा ही इसी तरह से खत्म हो गए हैं। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तभी वहाँ उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि तेजी से उसी की ओर आगे बढ़ रहे थे और बोल रहे थे, सच में वो सभी ह्यूमंस नहीं है। फिर वो उसके पास आकर उसे देखते हुए बोलते हैं, हे भगवान, ये तो पूरी तरह से ब्लड से कवर है, इसलिए हमें पहले इसके ब्लीडिंग को रोकना होगा। हनी और लिंडा जल्दी से अपने रूइन क्राफ्ट का यूज करो और इसके ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करो। तभी वो बंदा एक बार फिर से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने एक बंदा अपनी वाइफ और डॉटर के साथ था जो कि उसे हील करते हुए बोल रहे थे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जो सुनने के बाद वो बंदा बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर 7 सालों बाद हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बुढ़े लोग 2 आदमियों से बोल रहे थे, हमने तुमसे कहा ना हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, और वैसे भी कोई असुरा र्यून वाला बंदा ऐसे प्लेस पर क्यों रहेगा, और इसके अलावा तुम लोगों ने इस छोटे से गांव के हर झोपड़ी को छान मारा है, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, पर ये बात माननी पड़ेगी, आप बूढ़े लोग बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। फिर वो दोनों एक हुडी वाले बंदे के पास जाते हुए बोलते हैं, हमने आसपास हर जगह खोजा पर हमें वहाँ उनमें से कोई नहीं मिला, और वो लोग बोल रहे थे कि उस पूरे एरिया में कोई भी र्यून कास्टर नहीं है। जो सुनकर वो बंदा बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर उस टकले बंदे की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, 1 सेकंड के लिए जरा मेरे पास आना। जो सुनकर वो बंदा उससे माफी मांगते हुए कहता है, क्या मैं? पर तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और अपने हाथों को उनके सीने के आर पार कर देता है और उन्हें बहुत ही ब्रूटली तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद हम उस बंदे के चेहरे को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक मॉन्स्टर लग रहा था, और वो अपने हाथों में लगे हुए उन बंदों के ब्लड को चाटते हुए बोल रहा था, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम बिना किसी र्यून पावर या माना के उन्हें खोज सकते हो, लेकिन मैं उनकी बर्बादी को सूंघ सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी विलेज के आसपास के एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बोल रहा था, लिंडा अब तुम बाहर आ सकती हो। सभी चले गए तो लिंडा एक पेड़ के नीचे बने होल से निकलते हुए बोलती, वाह कितनी ताजी हवा है। और तभी हम देखते हैं ये वही लोग थे जिन्होंने उस लड़के को बचाया था और इस समय वो इन्हीं के साथ था, जो कि वहाँ से बाहर निकलते हुए बोल रहा था, मुझे माफ करिएगा क्योंकि मेरी वजह से वो अजीब लोग फिर से यहाँ आए थे। तो वो बंदा उससे बोलता है, अरे बच्चे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई भी इसके बारे में चिंता नहीं करता। तभी उसकी वाइफ उन दोनों का चेहरा साफ करते हुए बोलती है, जरा देखो तो तुम दोनों पूरी तरह से धूल से कवर हो गए हो, और अगर सोचा जाए तो तुम दोनों हमेशा ही यहीं पर छुपते हो। जो सुनकर उसकी बेटी उस लड़के को देखते हुए बोलते है, वेन को ये जगह पसंद है। तो वेन उनसे बोलता है, ये वही जगह है जहाँ 7 साल पहले आप लोगों ने मुझे बचाया था, तो इसीलिए पूरे विलेज में ये जगह मेरी सबसे फेवरेट है। जो सुनकर वो बंदा उसके साथ मस्ती करते हुए कहता है, तुम प्रीशियस बच्चे तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तभी उसकी बेटी चिल्लाते हुए बोलती है, मॉम देखिए डैड फिर से वैंग को बुली कर रहे हैं। पर तभी वो बंदा अपने वाइफ से बोलता है, खैर ये सब छोड़
छोड़ो और बताओ कि वेडिंग की तैयारी कैसी चल रही है। तो उसकी वाइफ बोलती है सब रेडी हो चुका है और शाम होते ही वेडिंग शुरू हो जाएगी। जो सुनकर वो वहां से जाते हुए बोलता है बहुत अच्छे, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेडिंग शुरू हो गई थी, जिसमें वेन दूल्हा था और लिंडा दुल्हन। तभी लिंडा के फादर उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं अब से तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, इसलिए चलो सभी के सामने अपने प्रतिज्ञाओं के बारे में कुछ कहो। तो लिंडा सभी के सामने चिल्लाते हुए बोलती है मैं श्योर करती हूँ कि ये सूख जाए और हमेशा खुश रहे और रोना भूल जाए। जो सुनकर विलेज के सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ये तो हमारी लिंडा है, सच में ये बहुत ही ज्यादा कूल है। पर वहीं वैंग उदास होते हुए उनसे बोलता है सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आज फिर से आप लोग मेरी वजह से मुश्किल में थे, और इसके अलावा मैं जिस भी विलेज से गुजरता हूँ वहाँ प्लेग, युद्ध और नरसंहार जैसी आपदाएं कभी भी खत्म नहीं होती, और मैं जहाँ भी जाता हूँ दुख और निराशा हमेशा मेरे पीछे आती है। इसी वजह से मैं कहीं भी रुक नहीं सका, और अगर 7 साल पहले उस दिन आप लोगों ने मुझे यहाँ नहीं लाया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। इसलिए मैं अभी भी नहीं जानता कि मेरे जैसे एक असुरा र्यून वाले बंदे का यहाँ रहना अभी भी ठीक है या नहीं। पर तभी लिंडा उसे एक जोरदार घूंसा मारते हुए कहते है शांत हो जाओ, अगर हम इससे डरते तो हम तुम्हें कभी नहीं बचा पाते। पर अगर मैं सच कहूँ तो 7 साल पहले जब हम तुमसे पहली बार मिले थे तो हमें इसके बारे में चिंता थी, लेकिन जब एक रियल क्राइसिस से इस विलेज का सामना हुआ तो तुमने अपनी जान पर खेलकर हम सभी को प्रोटेक्ट किया। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम इसके बारे में और चिंता नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अगर फिर से कोई क्राइसिस आती है तो उस दिन की तरह हम एक साथ मिलकर उसे पार कर लेंगे। और ये सुनकर विलेज के सभी लोग उसका साथ देते हुए बोलते हैं लिंडा सही बोल रही है, हम लोग जब तक जिंदा हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो लोग हंसते हुए आपस में बात करने लगते हैं वेन तो बहुत ही नरम है, आखिर वो लिंडा को हैंडल कैसे करेगा। तभी लिंडा की माँ उन दोनों के पास आते हुए बोलती है ठीक है चलो अब हम इस वेडिंग को खत्म करते हैं। तो दोनों तो पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर वेडिंग के रिचुअल को फॉलो करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके साथ ये वेडिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। पर तभी हम वहीं पर उस मॉन्स्टर जैसे बंदे को देखते हैं जो कि उन्हें खोज रहा था। वो उन्हें देखकर बहुत ही डरावनी तरह से हंसते हुए बोल रहा था, इन्हें देखकर तो मेरे आंखों में आंसू भर गए। जिसके बाद हमें फिर से विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वेडिंग चल रही थी, पर अगले ही पल वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे वैन बेहोश हो जाता है। पर जब वो होश में आते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने का नजारा देखकर सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसके सामने विलेज के सभी लोगों की लाशें पड़ी थी जो कि बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। और तभी उसकी नजर उन लाशों के बीच पड़े लिंडा के मॉम डैड के बॉडी पर जाती है, जिन्हें देखकर वो सदमे में चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ये क्या हो गया। तभी उसके पीछे से वही बंदा हंसते हुए निकलता है जिसकी आवाज सुनकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और तभी वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो टप्पा खाते हुए जाकर सीधे एक पेड़ से टकराता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। पर तभी वो बंदा लिंडा को उसके बालों से पकड़कर बहुत ही बेरहमी के साथ घसीटता हुआ उसके पास लाते हुए बोलता है छुपाओ छुपाओ और छुपाओ, पर शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे असुरा र्यून को देख सकता हूँ। फिर वो हंसते हुए बोलता है तुम हर बार छुप जा रहे थे इसीलिए तो मैं इस बार यहाँ आया हूँ। तो वेन उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बंदा हंसते हुए बोलता है मुझे तो बस तुम्हारे साथ काम है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमने जिस असुरा र्यून के साथ जन्म लिया है यहाँ कोई है जिसे उसकी ट्रू पावर चाहिए, और पहली चीज जिंदा लोग पेनफुल होते हैं, इसीलिए मैंने आसपास के सभी विलेज को जलाकर खत्म कर दिया है। तो वेंग उससे बोलता है तो क्या ये कुछ भी पर्सनल नहीं है, जिस पर वो बंदा उससे बोलता है मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो कि मुझसे कहा गया है, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा नफरत मत करना। फिर वो उसे एक डायमेंशन प्रिजन में कैद करते हुए कहता है ये एक पॉकेट डायमेंशन प्रिजन है जिसे उसी बंदे ने तैयार किया है जो कि तुम्हारे र्यून पावर को चाहता है, और इसके अंदर 1000-10,000 साल का कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब उसने कहा है कि जब समय आए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं, पर मुझे नहीं पता कि वो समय कब आएगा, इसलिए अच्छे बनो और वेट करो। जिसके बाद वो उसे पूरी तरह से पॉकेट डायमेंशन प्रिजन में कैद करने लगता है। पर तभी लिंडा उससे कुछ कहती है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, और वहीं पर वैंग धीरे धीरे पॉकेट डायमेंशन में कैद होते हुए उसे देखकर बस रो रहा था। जिसके कुछ समय बाद वो पूरी तरह से पॉकेट डायमेंशन में कैद हो जाता है। जिसके बाद हमें उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ खून ही खून था, और उन्हीं के बीच वैंग एक चट्टान के ऊपर पड़ा होता है जो अपने मन में सोच रहा था ट्रू पावर ऑफ र्यून। मैं ये मानना चाहता था कि ये सभी चीजें बस एक सिंगल र्यून की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि शुरू से ही इससे बचने का कोई रास्ता नहीं
था। अंत में मेरा एग्जिस्टेंस ही हमेशा बर्बादी और मौत लाया है और जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से इस शापित फेट से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो क्या अगर मैंने थोड़ा जल्दी अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया होता तो अंकल, आंटी और लिंडा अभी तक जिंदा होते। पर मैंने तो बस एक बार सोचा था कि शायद कुछ अलग हो सकता है और मैं भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, लेकिन बस इसकी वजह से ये सभी मारे गए। अब मैं देख पा रहा हूँ अपने उस व्यर्थ आशा और लालची इच्छा को जिसने उन सभी को मार डाला। फिर वो उन सभी से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ मत करना। फिर वो खुद को कोसते हुए कहता है, अगर सच में कोई भगवान एग्जिस्ट करता है तो उसने बस मुझे अकेले के ऊपर ही ऐसा क्रूअल फेथ क्यों थोपा। पर अब मैं इन चीजों से बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए अब मैं और नहीं जीना चाहता। तो प्लीज अब मुझे बस शांति से मर जाने दो। और इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर तभी उसे लिंडा की बात याद आती है जिसने मरते समय उससे कहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जो याद आते ही वो तुरंत ही जाग जाता है और उठते हुए बोलता है, नहीं नहीं लिंडा, ये सभी मेरी गलती है, इसलिए मुझसे ये बकवास मत करो। और मेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मरने की। जिसके बाद वो गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मेरे पास इसे खत्म करने का कोई अधिकार है। और तभी हम वहाँ उन सभी लोगों के सोल को देखते हैं जो कि उसकी वजह से मारे गए थे। वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वो उनसे खुद को छुड़ाते हुए कहता है, नहीं मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि अभी कुछ बाकी है जो कि मुझे पूरा करना है। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ अभी मुझे उससे उन सभी का रिवेंज लेना है। और उसकी इतना कहते हुए उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगती है और इसी के साथ धीरे धीरे उसकी रियून पावर भी एक्टिवेट होने लगती है। तभी नरेटर हमें बताता है, असुरा रियून हमेशा ही बर्बादी लाता है। तभी वैंग चिल्लाते हुए बोलता है, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो उस बंदे की बात याद करता है जिसने उससे कहा था कि कोई है जिसे तुम्हारी रियून की जरूरत है, जिसे याद कर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तब मैं अब उन्हें खुद से फील कराऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि सच में मेरी असुरा रियून पावर है क्या। जिसके बाद वो लिंडा और उसकी फैमिली के साथ साथ विलेज के सभी लोगों को याद करते हुए कहता है, सभी लोग मरने से पहले मुझे थोड़ा और समय दीजिए और मेरे रिवेंज लेने तक का वेट कीजिए, पर ऐसा करने के लिए मुझे पहले इस पॉकेट डायमेंशन से बाहर निकलना होगा। पर तभी वहाँ मौजूद ब्लड के अंदर से उन सभी के सोल निकलते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो भी उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है, मैं कसम खाता हूँ चाहे इसमें 1000 साल लगे या 10,000 साल, मैं फिर भी अपना रिवेंज लेकर रहूंगा। जिसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करते हुए उनके साथ फाइट करने लगता है और उसे उनके साथ इसी तरह से फाइट करते हुए धीरे धीरे 200 से 600 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद वो सभी सोल आपस में कंबाइन होकर एक जाइंट सोल में चेंज हो जाती है। जिसके बाद हम वैंग और उस जाइंट सोल के फाइट को देखते हैं जहां वो जाइंट सोल उसे पंच करते हुए एक चट्टान में दे मारता है, पर वो फिर से खड़े होते हुए अपने पावर को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वो जाइंट सोल अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे एक ही बार में क्रश कर देता है, जिससे चारों तरफ उसका ब्लड फैल जाता है। जिसके बाद जब वो जाइंट सोल अपना हाथ ऊपर उठाता है तो हम देखते हैं उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी और वो मरने के कगार पर पहुंच चुका था। तभी उसे लिंडा की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि मेरा सपना है कि मैं पहले तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारी वाइफ बनूंगी और मेरे पेरेंट्स तुम्हारे इन लॉस बनेंगे, फिर न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, हमारा एक सन और एक डॉटर होगी और एक घर होगा जहां तुम हमेशा स्माइल करते हुए वापस आओगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैमिली होगी। जो याद आते ही एक बार वो फिर से जाग जाता है और तभी नरेटर हमें बताता है वो लड़का जो कि असुरा के पाथ पर चल रहा था उसने विनाश के अंदर भी डांस किया, पर फिर भी अभी तक उसे नहीं पता था कि ट्रू हिडन पावर असुरा रियून के अंदर है। पर लगभग 1000 साल पहले जब वो निराशा के तल पर खून से लिपटा पड़ा था तभी उसके शरीर में कभी न खत्म होने वाली पीड़ा उत्पन्न हुई और उसके दिल में बदले की आग जलने लगी जो कि फिर कभी न बुझी और अंत में जाकर उस बच्चे ने अपने ट्रू रियून पावर को अनलिश किया और उन सभी सोल को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए खुद को बहुत ही तेजी से हील करने लगा, जिससे उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट हो गया और इसी के साथ उसकी असुरा रियून पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई, जिसकी पावर को वो फील करते हुए कहता है, अच्छा तो यही असुरा रियून की ट्रू पावर है। पर तभी हमें बताया जाता है असुरा गॉड ऑफ रियून जिसने रियून पावर का यूज हेल्सम को समन करने के लिए किया था। पर वहीं वैंग अपने पावर को रिलीज करते हुए उस जायंट सोल मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ते हुए बोल रहा था,
अगर ये पावर उसी दिन अवेकन हो गई होती तो शायद उनमें से कोई नहीं मरा होता। मैं सही बोल रहा हूँ ना। फिर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए फाइटिंग पोज में आ जाता है और उस जायंट सोल मॉन्स्टर के ऊपर एक पावरफुल पंच हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे एयर डायमेंशन को तोड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। पर तभी वैंग अपनी जगह से जंप करता हुआ उसके सर के ऊपर आ जाता है और अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपना पहला वेपन मैनिफेस्ट कर लेता है, जो कि होता है इनहेलेशन फिस्ट, एक ऐसा गॉन्कलेट जिसके अंदर ऐसी पावर है जो कि किसी भी मटेरियल को उसके पार्टिकल लेवल तक तोड़ सकती है। पर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी होगी ये यूजर के माना पावर के ऊपर निर्भर करती है। और तभी वैंग उसका यूज करके उस जायंट सोल मॉन्स्टर के सर के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे उसके सर के चीथड़े उड़ जाते हैं और वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो पॉकेट डायमेंशन प्रिजन कोलैप्स होने लगता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कहीं और फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 लोग अपने वेपन के साथ एक आदमी को घेर कर खड़े थे और उन्होंने उसके एक साथी को भी मार दिया था। और वहीं वो बंदा बोल रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पास और पैसे नहीं है। जो सुनकर वो लोग उससे बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम लोग बहुत ही ज्यादा उदार हैं, हम लोग बस तुम्हारे कुछ ऑर्गन्स लेंगे। पर तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है जो उनके लीडर से पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आखिर इस समय कौन सा साल चल रहा है? जो सुनकर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है, धत्तरी, अब ये क्या है? पर जैसे ही वो वैंग को देखता है वो उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, वैसे ये ईयर 50 चल रहा है। फिर वो उससे पूछता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पर वैंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मन में सोचता है, ईयर 50 तो इसका मतलब अभी मॉर्टल वर्ल्ड में बस 5 साल ही बीते हैं। तो उसे इस तरह से सोचता हुआ देखकर वो बंदा उसके पीछे खड़े हुए बंदे को उसके ऊपर अटैक करने के लिए इशारा करता है, जो देखकर वो बंदा तुरंत ही अपने वेपन के साथ वैंग के सर के ऊपर अटैक कर देता है। पर इस अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और उल्टा उसका वेपन ही चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनकी फटने लगती है। और तभी वैंग एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखता है और अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसके एक्टिवेट होते हुए वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और बस एक ही झटके में उनके चीथड़े उड़ा देता है। तो उसकी ऐसी पावर देखकर उस बचे हुए बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसकी बहुत ही बुरी तरह से फटने लगती है। और जब वैंग उसे बुलाता है तो वो थर-थर कांपते हुए बोलता है, हाँ सर बोलिए। तो वो एक इविल स्माइल के साथ उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और नरेटर हमें बताता है, कॉन्टिनेंट अटून एक ऐसी जगह जहाँ एंशिएंट टाइम में र्यून क्राफ्ट के पावर के साथ अनगिनत राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें से एक ऐसा किंगडम है जिसे अटून के इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट किंगडम कहा जाता है, जो कि है जोई किंगडम, जिसने अकेले ही बस अपने मिलिट्री के दम पर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कई वर्षों तक डोमिनेट किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वैंग को देखते हैं जो उस बंदे को उसी कमीने का स्केच दिखाते हुए बोल रहा था, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब इसने जो कपड़े पहने हैं ये बस वही सॉर्सरर पहनते हैं जो कि जोई किंगडम के रॉयल फैमिली से रिलेटेड होते हैं और तुमने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस पर हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी वैंग ने अच्छे से खातिरदारी करने के बाद उसे पेड़ के ऊपर उल्टा लटका दिया था। इसीलिए वो तुरंत ही उसके सवालों का जवाब देते हुए बोल रहा था, बिल्कुल ब्रदर, मैं सच बोल रहा हूँ, आखिर आप ही बताइए इस हालत में मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जो सुनकर वैंग उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे इसके बारे में और डिटेल से बताओ, जिसके लिए वो तुरंत ही मान जाता है और उसे बताते हुए कहते हैं, आज से लगभग 5 साल पहले हमारे पास एक कैसोरक नाम का मर्सेनरी आया था, जिसने डायरेक्ट हमारे बैंडेड चीफ डेग्योल के साथ कांटेक्ट किया और हमसे ये कहते हुए रिक्वेस्ट किया कि किसी बड़े आदमी का काम है, इसमें तुम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस किसी को खोजना है और कुछ विलेज को साफ करना है, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इसे करना चाहोगे? हालांकि उस समय उसने हमसे कहा था कि वो एक बिग शॉट है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वो एक जोई किंगडम का सॉर्सरर होगा और वैसे भी उस समय हमारे पास उसके ऑफर को रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए हमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आखिरकार हम लोग बैंडेड है और हमारे लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। जिसके बाद हमने अपना काम करना शुरू किया और उन सभी विलेज को बिना कोई ट्रेस छोड़े साफ कर दिया। पर उन सभी लाशों को जलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत सारे थे, इसलिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। पर जब काम खत्म हुआ तो वो बैगनी सर वाला सॉर्सरर तुरंत ही पेमेंट करके वहाँ से निकल गया। हालांकि मुझे याद है उन लाशों के बीच एक छोटे और ऑरेंज कलर के बालों वाली लड़की भी थी, जिसके ऊपर मेरी नजर एकदम से रुक गई थी, पर शायद उसकी भी लाश जल गई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, जो कि शर्म की बात है। अगर उसे एक स्लेव की तरह बेचा जाता तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत मिलती। जो सुनकर वैंग समझ जाता है कि ये लिंडा के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में उसके मुंह के ऊपर पंच मारते हुए कहता है, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उनके हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग कुछ लोगों को चेन से में बांध कर लेकर जाते हुए बोल रहे थे, अगर तुम लोग अपनी
टांगे नहीं कटवाना चाहते हो तो जल्दी चलो। फिर हमें वहीं एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहां उन्होंने कुछ बच्चों को बंधे बनाकर रखा था और उन्हें देखकर आपस में बात कर रहे थे। ये सभी बच्चे अभी फ्रेश हैं, लेकिन ये सभी कचड़े रिबेलियस हैं। पर खैर, इनकी हालत जितनी अच्छी होगी इनकी बिक्री भी उतनी अच्छी होगी। फिर हम वहाँ 2 और बैंडिट को देखते हैं जो उस हाइड आउट के गेट को गार्ड कर रहे थे। तभी वहाँ के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो सुनकर वो जब उस दरवाजे के होल से झांक कर देखते हैं तो वहाँ वही बंदा होता है जिससे वैंग कैशोरक के बारे में पूछ रहा था। और तभी वो बंदा उनसे बोलता है, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं अपने साथ वाइन लाया हूँ। जो सुनकर उस गेट को गार्ड कर रहा बंदा उससे बोलता है, पर तुम्हें इतना ज्यादा समय क्यों लग गया, तुम तो बहुत ही लंबे समय से गायब थे। पर हम देखते हैं ये तो वैंग की एक चाल थी जिसने उस बंदे को पहले ही मार दिया था, जो कि उस बंदे के ऊपर तुरंत ही अटैक करते हुए कहता है, मैं अपने साथ कुछ अच्छी चीज लाया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया। जिसके बाद वो एक जोरदार अटैक के साथ वहाँ का दरवाजा तोड़ते हुए उस बंदे के मुंह के ऊपर एक और पंच हिट कर देता है, जिससे उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। पर तभी उसके साथ वाला बंदा अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो बस अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है। पर वो बंदा नहीं रुकता और उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए कहता है, कमीने, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो। पर वैंग तेजी से उसके सभी अटैकों को डॉच करता हुआ एकदम उसके पास पहुंच जाता है और अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करता हुआ उसके ऊपर एक पावरफुल पंच मार देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद हमें उस हाइड आउट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बैंडिट वैंग को देखते हुए बोल रहे थे, आखिरकार ये है कौन और ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वैंग उनके पास उन दोनों की लाशें लाते हुए बोलता है, अच्छा तो सभी कीड़े एक साथ खेलने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। फिर वो उनके सामने उन दोनों की बॉडी फेंकते हुए कहता है, तुम्हारा लीडर कहाँ है, चलो उससे बात करते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ है जो कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर उनमें से एक बंदा बोलता है, ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने अपने सभी डर को खो दिया है। जो सुनकर उनमें से एक बंदा गुस्से में वैंग से बोलता है, क्या तुम जानते हो कि तुम इस समय कहाँ पर हो। पर तभी वहाँ पर उनका लीडर आते हुए उनसे बोलता है, पीछे हटो। जो सुनकर एक बंदा उससे बोलता है, सर आप यहाँ क्यों आए, हम इसे संभाल लेते। तभी वो लीडर उनसे बोलता है, बेवकूफ, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुरंत ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये एक सॉर्सरर है और इसने भी मेरी तरह र्यून क्राफ्ट के साथ जन्म लिया है। फिर वो वैंग से पूछता है, यंग सॉर्सरर, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वैंग उससे बोलता है, आज से लगभग 5 साल पहले क्या जोय किंगडम के सॉर्सरर ने तुमसे एक जॉब के बारे में नहीं पूछा था और कैशोरक नाम की मर्सेनरी ने तुम्हारे साथ मीटिंग अरेंज की थी। जो सुनकर लीडर उससे बोलता है, अच्छा तो तुमने मेरे बच्चों से इसके बारे में इतना कुछ पता कर लिया है, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो। जो सुनकर वैंग उससे बोलता है, मुझे बताओ कि इस समय कमीना कैशोरक कहाँ है, तभी मैं तुम सभी को जाने दूंगा। जो सुनकर वो लीडर तुरंत ही अपनी र्यून पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, जरूर मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर तुम्हारी लाश को। फिर वो उससे बोलता है, अगर तुम हमसे झूठ ही बोलना चाहते थे कि तुम हमें छोड़ दोगे तो तुम्हें पहले ही अपने किलिंग इंटेंट को छुपा लेना चाहिए था, पर अब जब तुम हमें मारने के लिए यहाँ आए हो तो तुम आज यहीं पर मरने वाले हो। फिर हमें बताया जाता है कि इसके पास ब्लेड र्यून की पावर है, जिसका यूज करके ये अपनी पूरी बॉडी को शार्प ब्लेड से कवर कर सकता है। फिर हम वैंग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए बोल रहा था, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, बातचीत के साथ इसे सॉल्व करना आसान नहीं है। फिर वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, ठीक है तो चलो इसे फाइट के साथ ही सॉल्व करते हैं। फिर वो तुरंत ही उस बैंडेड लीडर के पास पहुंच जाता है और उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। पर वैंग नहीं रुकता और उसके ऊपर लगातार पंच मारते हुए कहता है, अच्छा तो एक लीडर बस इतना ही स्ट्रांग होता है। जो सुनकर लीडर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, इसलिए वो अपने र्यून पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वैंग उसकी इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। जो देखकर वो लीडर फिर से अपने किसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, चूहे, तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच जाओगे। जिसके बाद वो एक टोर्नेडो की तरफ घूमता हुआ वैंग के ऊपर बहुत सारे शार्प क्रिस्टल ब्लेड से लगातार अटैक करने लगता है और उससे कहता है, तुम यंग हो तो क्या हुआ, एक सॉर्सरर हमेशा सॉर्सरर ही रहता है और अब मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा इजी नहीं जाऊंगा। फिर वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे पूछता है, बताओ अपने बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने पर कैसा फील होता है, और अब तो तुम सही से एक कदम भी नहीं हिला पाओगे। लेकिन तभी वैंग उसके अटैक को बिना डॉच किए ही अपने र्यून पावर को एक्टिवेट करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर वो शॉक होते हुए कहता है, कैसे, आखिर तुम कैसे मूव कर पा रहे हो, क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा है। जो सुनकर वैंग उससे बोलता है, मुझे हंसाना बंद करो, क्योंकि ये तो मेरे लिए बस खुजली जैसा है, इससे तो मैं पेन भी नहीं बोल सकता। जो सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा पैसिनेट हो। जिसके बाद वो अपने एक हाथ को एक जायंट हैंड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो इसके
बारे में क्या। जो सुनकर वैंग अपने मन में कहता है सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जिंदा रहते मेरी स्किन छील दी गई है और अब बस मुझे अपनी नसें काटने की जरूरत है, पर फिर भी ये पेन उस पेन से बहुत ही ज्यादा कम है जो कि मैंने उस पेन के दलदल में फील किया है। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस जायंट पंच के ऊपर अपना पंच मार देता है, जिससे उन दोनों के पंच के बीच में एक जोरदार क्लैश होता है और उस बैंडेड लीडर का जायंट पंच बस एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी वैंग उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। और उसे आसमान में गायब करने के बाद वैंग पीछे मुड़ता है और अपनी कोल्ड आवाज में बाकी के बैंडर से बोलता है, तो चलो इसे वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। जो सुनकर सभी बैंडेड बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वैंग ने एक को छोड़कर बाकी सभी बैंडेड को मार दिया था, पर उस बैंडेड की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। और तभी वैंग उससे बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब वो कमीना कैसोरक इस समय नॉर्डिया किंगडम में है। तो वो बैंडेड उससे बोलता है, हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। जिस पर वैंग उससे बोलता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जो सुनकर वो बैंडेड उससे बोलता है, तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था। जिसकी बात सुनकर वैंग उससे बोलता है, क्या मैंने प्रॉमिस किया था। जो सुनकर वो बैंडेड डरते हुए उससे कहता है, हाँ आपने इसके बारे में पहले प्रॉमिस किया था। तो उसे इस तरह से डरता हुआ देखकर वैंग हंसते हुए बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनकर वो बैंडेड भी हंसने लगता है, पर तभी वैंग उसकी मुंडी उड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये एक मजाक था। फिर वो एक डरावनी लुक के साथ बोलता है, पर तुम किस बात पर हंस रहे थे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैंग बोल रहा था, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं अभी जोई किंगडम के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन मैं बस इन बैंडर्स के ऊपर विश्वास करके ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए इसमें चाहे जितना समय लगे मैं खुद से उस कमीने कैसोरक से मिलूंगा और कंफर्म करूंगा। इसलिए अंकल आंटी और लिंडा प्लीज थोड़ा और वेट करिए, लेकिन इसके बदले में ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट है। पर क्योंकि मुझमें कलात्मक समझ की कमी है, इसलिए अगर ये आप लोगों को पसंद ना आए फिर भी अभी के लिए खुद को इसी से संतुष्ट करिएगा। फिर हम उसके प्रेजेंट को देखते हैं जहाँ उसने उन सभी बैंडेड के लाशों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें एक पुतले का शेप दे दिया था और अपने हाथ में आग लेकर उनकी ओर आगे बढ़ते हुए बोल रहा था, ये तो अभी बस हमारी रिवेंज की शुरुआत है। फिर वो उस आग को उन लाशों के ऊपर फेंक देता है और वहां से जाते हुए कहता है, चलो पहले नॉर्डिया किंगडम चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, पर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।